हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर। आज हम देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए एज ए एनिमी कैसे काम करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए के फ्रेंड का काम करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स को, एनिमल्स को और इवन जो ह्यूमन बीइंग है उन सब को, जो भी ह्यूमन बीइंग है उन सब को बीमार कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिजम्स हमें बीमार करेगा तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए एक फ्रेंड का काम नहीं करेगा, वो हमारे लिए एक एनिमी का काम करेगा। ठीक है, अब हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स को इफ़ेक्ट करते हैं, जो एनिमल्स को इफ़ेक्ट करते हैं और जो ह्यूमन बींग्स को इफ़ेक्ट करते हैं या फिर उन्हें बीमार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स, कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन को कैसे बीमार करते हैं। अब जब हम सांस लेते हैं, जो हमारे पास जो ये डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। सबसे पहले ये जरूरी है हमारे पास, जो डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। अब ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो पानी की हेल्प से हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं, या फिर जब हम खाना खाते हैं तो खाने की हेल्प से भी हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं, या फिर अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए जो इन पैथोजेंस से इन्फेक्टेड है, उस पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो भी ये पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब या फिर हम किसी इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आए तो उसमें से भी जो ये पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो पैथोजेंस या फिर कोई भी माइक्रोबियल डिजीज जो भी माइक्रोबियल डिजीज किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन के अंदर हवा की हेल्प से या फिर पानी की वजह से या फिर फूड की वजह से या फिर फिजिकल कांटेक्ट की वजह से दूसरे ह्यूमन बीइंग के अंदर चली जाए तो उन डिजीज को बोलेंगे हम कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ मैं। ऐसी माइक्रोबियल डिजीज जो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन के अंदर जाएं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट से, उन डिजीज को बोलेंगे हम कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद तभी हमारे शरीर के अंदर गई हैं, तो इसलिए बोलते हैं इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज। अब इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं हमारे पास। इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास जैसे कोलेरिया, इसके अंदर हमारे पास डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है, जनरली जो कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से ये डिजीज़ होती है हमें। ठीक है, और हमें कॉमन कोल्ड हो गया, खांसी जुकाम होता है जो, ये हो गया हमारे पास, और चिकन पॉक्स हो गया, और टीबी होगा।
ये सारी हमारे पास आती हैं, ये सारी हमारे पास किसके एग्जाम्पल हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ के। ठीक है। अब जैसे अगर किसी पर्सन को कोल्ड हुआ है, किसी पर्सन को अगर कोल्ड हुआ है तो जब वो छींकेगा तो बिल्कुल छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में आ जाएंगी, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में आएगी। अगर कोई हेल्दी पर्सन, जैसे ये कोई हेल्दी पर्सन है, अगर वो सांस लेता है तो सांस में ये जो फाइन ड्रॉपलेट्स है जिनके अंदर वायरस या फिर बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरियाज या फिर वो वायरस उस हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज़ का। ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो इनके जो ये डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एक कैरियर्स का भी काम करते हैं। ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास जो हाउस फ्लाइज होते हैं हमारे पास, या फिर हिंदी में जिसको हम बोलते हैं मक्खी। ठीक है। ये हमारे पास कैरियर का काम करती है फॉर डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसे मक्खी किसी भी कूड़े करकट पे बैठ गई या फिर जो एनिमल से वेस्ट निकलता है उसके ऊपर बैठी, तो जो ये पैथोजेंस हैं वो उसकी बॉडी के ऊपर इंजर्ड हो गए, बॉडी पे लग गए ना, इसके मक्खी के पैथोजेंस मक्खी के बॉडी पे लग गए। अब जब ये मक्खी हमारे फूड पे बैठेगी तो उस मक्खी से ये पैथोजेंस हमारे फूड में आ गए, और इस फूड को जब हम खाएंगे तो उस फूड की वजह से वो हमारे अंदर गए वो पैथोजेंस। ठीक है। तो ये और फिर वो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, हमें बीमार कर देंगे। ठीक है। इसलिए हमें ये बोला जाता है कि खाने को कभी भी अनकवर्ड मत रखो, खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए। ठीक है। अब सेकंड कैरियर्स कौन से होते हैं इसके, सेकंड होते हैं हमारे पास जैसे जो मलेरिया के होते हैं डिजीज कोजिंग, वो होते हैं हमारे पास फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ये हमारे पास मलेरिया का के लिए कैरियर का काम करते हैं। ठीक है। जो ये मच्छर होते हैं ना हमारे पास फीमेल एनोफिल्स, ये हमारे पास मलेरिया के लिए कैरियर का काम करते हैं। थर्ड है हमारे पास जो थर्ड है हमारे पास जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है। ये डेंगू का होता है कैरियर, डेंगू वायरस के लिए कैरियर की तरह काम करता है ये। ठीक है। अब हम कैसे इनको रोक सकते हैं कि ये जो मच्छर हैं या फिर मक्खियाँ हैं हमारे उसको वो इफ़ेक्ट ना करें। अब हमें पता है कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं, स्पेशली जो मॉस्किटोज हैं, ये जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कूलर्स के अंदर हो गया, और टायर्स के अंदर हो गया, या फिर फ्लावर पॉट्स के अंदर हो गया, वहाँ पे ज़्यादा दिनों के लिए पानी इकट्ठा न रहे। तो उसके लिए हमें क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए उस एरिए को, और ड्राई रखना चाहिए ताकि वहाँ पे मच्छर ना हो सके। ठीक है। तब हमें इन बीमारियों से बच सकते हैं। ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। जैसे मैंने टीबी बताई थी आपको, मिलेसिस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया। ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि
डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के अंदर भी हार्मफुल होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी डिजीज कॉज करते हैं, और ऐसे ही ह्यूमन बींग्स के अंदर आते हैं। हमने ह्यूमन बींग देख लिया, अब हम देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे डिजीज कॉज करते हैं। जब ये पैथोजेंस किसी भी एनिमल के अंदर जाएं तो वो हमारे पास क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे जो एंथ्रेक्स है, ये हमारे पास ह्यूमन बींग्स में भी होता है और जानवर्स के अंदर भी होती है, ठीक है। और ये एक वेरी डेंजरस बीमारी होती है, ठीक है। इस बीमारी के अंदर ब्रीथिंग के सांस लेने में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास कि जो ये फूट जानवर्स के अंदर जो पैरों में और माउथ के अंदर जो डिजीज़ होती हैं वो जनरली वायरस की वजह से होती हैं। फुट और माउथ के अंदर जो डिजीज़ होती हैं वो जनरली वायरस की वजह से ही होती हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स को की डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज का क्या मतलब होता है कि जैसे वीट के अंदर होगी, राइस के अंदर होगी, किसी भी प्लांट के अंदर, शुगर केन के अंदर होगी। शुगर केन किसको बोलते हैं, गन्ने को, ठीक है। गन्ने के अंदर होगी या फिर किसी भी फ्रूट के प्लांट में होगी, एप्पल्स में होगी, ऑरेंज में होगी, ठीक है। वो क्या करते हैं ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इनकी यील्ड है या फिर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसके रेट को स्लो कर देती हैं और कई बार तो पूरी की पूरी फसल को ही खराब कर देती हैं, ठीक है। अब अगर प्लांट्स में होगी, मान लिया हमारे पास एप्पल के प्लांट में होगी और उसको हम ईट करते हैं तो हमारे पास फूड पॉइजनिंग क्योज करते हैं। तो अब देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है। अगर ये है हमारे पास, पहले देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांट डिजीज़ के अंदर, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट अब फूड पॉइजनिंग क्या होती है। फूड पॉइजनिंग जैसे हम कहीं किसी पार्टी में गए और हमने वहाँ पे खाना खा लिया, ठीक है, और हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे हमें वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें बताता है कि ये जो आपको वॉमिटिंग वगैरह हो रही है या फिर लूज मोशन हो रहे हैं वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहे हैं। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है, फूड पॉइजनिंग जनरली जो हमारे फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं ना, वो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे फूड को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं या फिर ख़राब कर देते हैं, ठीक है। और जब हम और कई बार जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के अंदर जो ग्रो हो रहे हैं वो पॉइजनस होते हैं, और जब उस फूड को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जिसको ख़राब कर दिया उसको जब हम खाएंगे तो हमें कई बार सीरियस इलनेस होती है या फिर हम बहुत बीमार हो जाते हैं, और कई केसेस में तो फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए हमें कहते हैं कि हमें अपने खाने को सही तरीके से प्रिजर्व रखना चाहिए ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर इकट्ठे न हो सकें, ठीक है। अब आता है कि हम इस फूड की प्रिजर्वेशन कैसे करें, ठीक है। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के अंदर कि हम उसको जो हमें फसल से जो ग्रेन मिला है या फिर जो हमें फसल मिली है, जैसे गेहूं की फसल से, तो हम उनको किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने अब फर्स्ट वीडियो में बताया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो फूड है हम उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम ब्रेड को ऐसे ही अनयूज छोड़ दें और मॉइस्ट कंडीशन के ऊपर छोड़ दें तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है और ये हमारे ब्रेड को ख़राब कर देती है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मार्केट में गए और हमने
हम मैंगोज़ लेके आए बहुत सारे, ठीक है, जैसे मान लो 1 kg ले आए मैंगोज़, और हमने कुछ दिनों तक है ना उनको खाया नहीं, ठीक है, खाया नहीं, तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद वो ख़राब हो जाएंगे, और ख़राब हो जाएंगे तो उनके अंदर से अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, ठीक है, और उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, और जो उनका कलर है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो और हम ये देखते हैं कि जब हम आम का अचार डालते हैं या फिर किसी भी और चीज़ का अचार डालते हैं, नींबू का अचार डालेंगे, तो वो हमारे पास लंबे टाइम तक चलता है। तो अब वो कैसे पॉसिबल कि हम जो नॉर्मल मैंगो लेके आए थे खाने के लिए वो तो कुछ दिन के ही अंदर ख़राब हो गए, लेकिन जब हम आम का अचार डालते हैं तो वो बहुत दिनों तक चलता है। तो ये हमारे पास अलग अलग, हम उन फूड को अब कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर वो जो अचार है वो हमारे पास लंबे समय तक कैसे चला, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं इस फूड को प्रिजर्व करने के। फर्स्ट होता है केमिकल मेथड। जब हम केमिकल सोल्ट्स, जब हम सोल्ट्स यूज़ करें या फिर कोई भी एडिबल ऑयल यूज़ करें, तो उसके यूज़ के बाद जो हमारे पास फूड है वो लार्ज समय तक चलता है, ठीक है, लार्ज समय तक ख़राब नहीं होता, ठीक है। अब जो हमारे पास सोल्ट है नॉर्मल, जैसे हो गया हमारे पास अगर हम इसके अंदर सोडियम बेंजोनाइट डाल दें, सोडियम बेंजोएट हो गया इसके एग्जांपल, ठीक है, या फिर हम सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डाल दें, ये हमारे पास कॉमन प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। जो चीज़ हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ ख़राब ना हो या फिर हमारे पास फूड जो है वो हमारे पास लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहे, उन चीज़ों को बोलते हैं हम प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, उनको बोलते हैं हम प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट था केमिकल मेथड, जैसे हमने सोडियम बेंजोनेट यूज़ कर लिया या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज़ कर लिया इनके, और इनको हम जनरली जो जैम और सॉस की बोतल्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होते। अगर आप कभी भी अपने घर पे जैम की या फिर सॉस की बोतल लेके आओ ना, उनके पीछे लिखा होता है कि इसके अंदर ये केमिकल्स यूज़ होते हैं, इतने अमाउंट में प्रोटीन्स होते हैं, इतने अमाउंट में उसके अंदर फैट होता है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना चाहिए उनको। तो अब नेक्स्ट मेथड है हमारा प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन साल्ट। अब अगर हम जनरली जो मीट है हमारा, मांस, मछली को लंबे समय तक चलाने के लिए हम सोल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सोल्ट इसको लंबे समय तक चलाता है और इनको ख़राब नहीं होने देता। कॉमन सोल्ट जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो गया या फिर जो हम नॉर्मल टेबल सोल्ट यूज़ करते हैं, वो हमने देखा होगा ना, अचार के अंदर हम जब अचार बनाते हैं तो या तो टेस्ट के लिए उसके अंदर नमक डालते हैं, वो नमक भी हमारे लिए इसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए हेल्प होता है। थर्ड आता है हमारे पास प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब हमने देखा होगा कि जो जैम्स हैं या फिर जेली हैं उनके अंदर शुगर डाली जाती है ताकि वो लंबे समय तक चल सके, या फिर हम जैसे मीठा नींबू का अचार डालते हैं, तो जो हम मीठा नींबू का अचार डालते हैं उसके अंदर भी शुगर एज ए प्रिजर्वेटिव का ही काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, और जो ये शुगर होती है ना वो हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को रोक देती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिजर्वेशन, नेक्स्ट आता है हमारे पास हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। इसका क्या मतलब होता है, जब हम दूध लेते हैं या फिर आपने देखा होगा जब अपनी मम्मियाँ दूध लेती हैं तो उसको है ना स्टोर करने से पहले उसको बॉईल करती हैं ताकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हाई टेम्परेचर के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकते, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेथ हो जाएं या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, इसलिए उस दूध को हम बॉईल करते हैं, ठीक है।
और जब हम दूध को बॉईल कर देते हैं तो वो लंबे समय तक हमारे पास चलता है। ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं चलता, लेकिन ऑलमोस्ट 1 डे तो निकाल ही देता है। और सेकंड है, जब हम हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी फूड आइटम्स हैं, उनको हम अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लो टेम्परेचर के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है कि जो हम थैली वाला दूध लेते हैं, आपने देखा होगा उसको हम कितने दिन तक रख लें वो आसानी से ख़राब नहीं होता, और उस मिल्क को बोलते हैं हम पेस्चराइज्ड मिल्क। इसके अंदर क्या होता है कि जनरली ना 70 डिग्री तक तो पहले मिल्क को हम बॉईल करते हैं या फिर हीट करते हैं, ठीक है। फिर सडनली एकदम से ही उसके टेम्परेचर को बिल्कुल लो कर दिया जाता है, इवन 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल उसको चिल्ड कर दिया जाता है। इससे बिलो भी कर दिया जा सकता है 0 डिग्री सेल्सियस से। तो उसकी हेल्प से क्या होगा कि जब हमने बॉईल किया तो वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर गए जो हाई टेम्परेचर के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकते, और जब हमने उनको एकदम से ठंडे के अंदर रखा तो वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर गए जो लो टेम्परेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते या फिर सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जो हमारे पास जो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है वो लंबे समय तक चलता है और आसानी से ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज एंड पैकिंग। अगर हम जो हमारे पास फूड आइटम्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से स्टोर करें और उनकी अच्छे तरीके से पैकिंग करें, एयर टाइट पैकिंग, जिसकी वजह से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर ना जा सके और हमारे फूड को ख़राब ना कर सके, ठीक है। फूड को हमने अच्छे तरीके से या फिर ड्राई उस पे प्लेस के अंदर रखना चाहिए। जनरली जितने अब आजकल हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो मोस्टली हमारे पास एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर आते हैं या फिर एयर टाइट पॉलीथीन बैग्स के अंदर आते हैं हमारे पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, और वो आसानी से ख़राब नहीं होते और लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। अब हमारा एक और टॉपिक रह गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अब हमने यहाँ तक जो किया है उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये फर्स्ट है हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते थे जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकें। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, माइक्रोस्कोप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इसका ही बी पार्ट है हमारे पास। ब्लू ग्रीन एल्गाई फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इन्हांस द फर्टिलिटी ऑफ सोयल। क्या करती है, जो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको फिक्स कर देती है मिट्टी के अंदर और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, यीस्ट की हेल्प से, ठीक है। अगर ऑप्शन दिए होते, अगर यहाँ पे शुगर दी होती तो यहाँ पे शुगर भी आ सकती थी, ठीक है। कोलोरिया इज कोज्ड बाय, मैंने बताया आज की क्लास में, कोज्ड बाय बैक्टीरियाज, किसकी वजह से होती है, और ये हमारे पास कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है यीस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, नहीं शुगर के अंदर तो होता ही है। सेकंड है अल्कोहल, हाँ अल्कोहल के अंदर हमने देखा था ना कि जब हम वाटर के अंदर शुगर ऐड करते हैं और फिर उसके अंदर यीस्ट डालते हैं तो और उसको हम वार्म कंडीशन पे रखते हैं तो हमारे पास जो शुगर है वो हमारी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी, अल्कोहल। सेकंड है हमारे पास, इसका बी पार्ट है, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। मैंने बताया था जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये हमारे पास एक एंटीबायोटिक का काम करता है। उसमें शायद मैंने सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल बताए थे, टेट्रामायोसिन्स हैं
और एक था ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल तो हमें एटलीस्ट याद रखने चाहिए। क्या पता ऐसे डायरेक्ट, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें करते हुए टाइम थोड़ा ना लगा, अगर हमने पढ़ा हुआ था तो हमने डायरेक्ट टिक कर दिया, ठीक है। अब है कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोन्स इज फीमेल एनोफिलिस माइकोस मॉस्किटो, सेकंड है कॉकरोच, थर्ड है हाउस फ्लाई, फोर्थ है बटरफ्लाई। आज की क्लास में पढ़ा है हमने, तो इसका आएगा हमारे पास ऑप्शन ए, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज आंट, चींटियाँ नहीं, हाउस फ्लाइज, हाँ हमने आज पढ़ा है कि जो मक्खियाँ होती है वो इसके लिए एज ए कैरियर का काम करती हैं, ठीक है। तो हो गया हमारे पास हाउस फ्लाइज का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड और इडली डव राइज ड्यू टू, किसकी वजह से, अगर हम ब्रेड और मैंने क्या बताया था कि हमने मैदा लिया, मैदे के अंदर अगर हम यीस्ट डाल देते हैं और कुछ समय के बाद उसके आटे को देखते हैं तो वो फूल के ऊपर आ जाता है, तो किसकी वजह से हुआ, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एग्जाम्पल में आएगा ब्रेड और इडलीज के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, हमारे पास फर्मेंटेशन होती है। ये सारे क्वेश्चन थे हमारे पास जो हमने तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए एनीमी का किस तरीके से काम करते हैं और हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसका एक और पार्ट आएगा, उसके अंदर पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। वो क्वेश्चन उसके अंदर उसमें से पक्के आते हैं, उसके जो साइकिल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक